ठीक है। वैसे यार एग्ज़ाम वगैरह तो देखो एक तरफ है, मगर जीवन में ना हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फेलियर्स के आने की वजह से ना कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उस शख्स को गिराना नामुमकिन है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो गया सवाल, देखें आंसर। अब देखो इस सवाल में क्या है कि ना इस सवाल में नंबरों के साथ ही एक सवाल बना दिया, किस सारे कंफ्यूजिंग नंबर्स है 4.2, 2.4, 3.4। बच्चे सोचते हैं कि हमने बायो ली क्यों थी, ताकि मैथ्स से बचना पड़े, इन्होंने मैथ्स पे ही सवाल बना दिया। हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल। सो यार आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। और आप देख सकते हैं कि हम बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन का सेशन नंबर 3 जो है आज कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 सेशंस लगा चुके हैं और आज के सेशन के बाद हम टोटल इस चैप्टर के 90 क्वेश्चंस को पैकअप कर चुके होंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ को, 3000 क्वेश्चन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम, पूरी की पूरी प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो फुली आप भी साथ साथ देख रहे होंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला सवाल आपके सामने है, खुद से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और वंस यू आर डन विद दिस फिर हम इसका सॉल्यूशन साथ में देखने वाले हैं। फाइन, चलिए तो फिर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, पॉज द वीडियो फास्ट। कह रहा है अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूज टू फाइंड आउट अ जीन बाय फॉर्मिंग अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड बनाकर किसी जीन को आइडेंटिफाई करना, ये हम किसके अंदर करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो यार cDNA बना के, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या फिर डीएनए प्रोब बना के, स्टिकी एंड्स बना के, या फिर ब्लंट एंड्स को बना के। तो स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स ये हम पढ़ते हैं कौन से चैप्टर के अंदर, बायोटेक में ही पढ़ते हैं, मगर प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं हम, राइट। जो आपके एंजाइम्स होते हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो बनाते हैं आपके क्या, स्टिकी एंड्स या फिर ब्लंट एंड्स। ठीक है, बात की जाए अगर डीएनए प्रोब्स के बारे में तो हाँ, यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हम एनीवेज जानते हैं कि मान लो कोई एक जीन है जो कि, जैसे ये हमारे पास कोई एक जीन हो गया, दैट इज GAC, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, GTCTG। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए पहले से एक प्रोब बना के रखा है विच इज़ अ रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA और DNA। तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो जिस पे हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रखा है। मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है ना, CT और G हमने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, CTG। अब जैसे ही हम इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को जैसे ही इस वाले मीडियम के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये जाके अटैच हो जाएगा। इसके अलावा पहले हम इसके बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, है ना, टेम्परेचर देके, ताकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाए, थोड़ी डिस्टेंस पे आ जाए, जिससे कि ये जुड़ ना पाए आपस में, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले इनको सेपरेट कर लिया इनकी बॉन्ड्स को, एंड नाउ वी हैव दिस वन, दैट इज GAC। अब ये जो है ये जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड करेगा ना, ये जैसे ही हम इसको इस मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, ये आके इस कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जुड़ जाएगा और CTG, और इस तरीके से आप इसे क्या कह सकते हो, ये आपका प्रोब बन गया। हालांकि ये प्रोब था, अब ये आके यहाँ पे अटैच हो चुका है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर ये अटैच हो जाएगा, इसका मतलब कि कोई म्यूटेशन नहीं है ना, नो म्यूटेशन, नो म्यूटेशन। लेकिन अगर ये अटैच नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई म्यूटेशन हो गई है। तो इस तरीके से आप पता लगाते हैं कि बेसिकली ये कलर दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आप इसे ट्रेस कर सकते हैं इजीली। इट्स अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट्स अ रेडियो एक्टिव प्रोब। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे हाइब्रिड फॉर्म, ये आपका हाइब्रिड बन चुका है, दिस इज हाइब्रिड एंड दैट्स हाउ यू मेक इट। हो गया, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2 is saying in nematode resistance by RNA interference, some specific gene were introduced which forms the double-stranded RNA. Then these were introduced in. कैसे आप होस्ट प्लांट में डालते हो, एग्रोबैक्टीरियम में, नेमाटोड में, या फिर किसी के, सबके अंदर। कर लिया क्वेश्चन रीड, देखिए। तो कह रहा है कि एक नेमाटोड रेसिस्टेंस जो आप प्रोड्यूस करते हो किसी प्लांट को, आप नेमाटोड रेसिस्टेंस बना रहे हो, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, RNA इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हो, है ना। सम स्पेसिफिक जीन जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करते हो इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA। उसको आप कहाँ इंट्रोड्यूस करते हो, तो यू शुड नो दिस थिंग कि यार हमारे पास पहली बात तो ये जो RNA इंटरफेरेंस होता है क्या होता है, इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है।
जिसकी मदद से वो क्या करती है, वो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगी। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए so that we can silence translation. फाइन। तो इसमें क्या होगा कि मान लो हमारे पास कोई एक यूकैरियोटिक सेल है, हम क्या करेंगे, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डाल देंगे, कोई भी एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाल देंगे जो हमने बनाया होगा। ठीक है, किसी हमने स्पेसिफिक इंसेक्ट को देख के हमने इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनाया और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिख लो। ठीक है, अब इसमें डालने के बाद क्या होगा, जैसे हम इसको इसके अंदर डालेंगे, है ना, इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही लो। अभी हमने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया, इसको हमने इसमें इंसर्ट कर दिया इस सेल के अंदर। इंसर्ट के बाद क्या होगा, ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा ना, तो ये इस डबल स्ट्रैंड, ये पूरा जो हमारे पास डीएनए या जो आरएनए था, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज डाइसर। सो डाइसर जो है इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा एंड वी कॉल दीज फ्रेगमेंट्स एज siRNA। ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब इस पे जैसे ही कोई एक और एंजाइम आएगा जो इस पे काम करेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, स्प्लाइसर। और स्प्लाइसर जो होता है वो क्या करेगा, वो ये जो मान लो कोई एक फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये जो फ्रेगमेंट थी इसमें एक सेंस स्ट्रैंड होगा, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा। जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ना, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये उस पे जाके बाइंड कर जाएगा, कौन, हमारा स्प्लाइसर प्रोटीन। और उससे क्या होगा, जो आपका सेंस स्ट्रैंड पे जाके ये बाइंड कर जाएगा और जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है वो बच जाएगा। वी हैव दिस एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। और फिर जैसे ही हम अभी ये सब कहाँ हो चुका है, ये हमारे प्लांट के अंदर हो चुका है। अब जब प्लांट में हमारे पास एंटी सेंस आरएनए बन चुका है, जैसे ही नेमाटोड उसे खाने आएगा तो नेमाटोड के अंदर क्या है, सेंस आरएनए है और ये एंटी सेंस आरएनए है, दोनों बाइंड कर जाएंगे और ट्रांसलेशन जो है वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। तो पूरा मैकेनिज्म आपने होपफुली पढ़ा होगा, है ना, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको हम इंसर्ट कहाँ पे करते हैं, हम उसे होस्ट सेल के अंदर, जो हमारे पास प्लांट होगा, टबैको प्लांट, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। और फिर वो उस प्लांट को जैसे ही कोई नेमाटोड खाएगा तो उसके नेमाटोड के अंदर क्या होगा, उसके अंदर बन जाएगा ऑटोमेटिकली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और उस तरीके से ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मगर हम इंट्रोड्यूस किसके अंदर करते हैं, हमारे होस्ट सेल के अंदर उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज। एग्रीकल्चर सेक्शन में बायोटेक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है ना, टू प्रोड्यूस द पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट। ये हमारा मेन मोटिव है, जिसको हम करते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, या फिर आप बीटी कॉटन प्रोडक्ट्स जो है बना सकते हैं। बट हाँ, अगेन नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करना सेकेंडरी फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंस हो सकती है, और सीड्स का नंबर इंक्रीज करना, प्लांट्स वेटेज करना, वेल इन सबसे ज़्यादा हमारे पास फर्स्ट इज द मोर प्रेफर्ड आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। फोर्थ पे आ जाओ, कह रहे द प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बीटी जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग व्हाट। तो ये जो दो जीन है ना, ये दोनों जीन कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो किसको किल करेंगे, आपको ये बताना है। तो हमने बीटी कॉटन के टॉपिक में पढ़ा हुआ है ना, और इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखें आंसर, वैसे ऑप्शंस को देख के आप समझ चुके होंगे, लेकिन स्टिल मान लो ऑप्शंस को थोड़ा और कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे मैं इस मौत को काट के क्या लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉर्न बोरर लिख दूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। बाकी इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, है ना, आपको पता है कि जो क्राई अगर एक जीन है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकेंड एबी, है ना। इसमें से जो फर्स्ट वाला होता है क्या करता है, वो कॉर्न बोरर को किल करेगा, कॉर्न बोरर को किल करेगा, और नेक्स्ट के जो दो होंगे ये बुलवॉर्म्स को किल करते हैं। फाइन, ये आपको एनीवेज याद रखना है। हो गया, चलिए, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो बस ये बात कर रहा है क्राई सेकेंड एबी के बारे में और क्राई फर्स्ट एसी के बारे में, तो वो बुलवॉर्म्स को किल करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अगर आप जीएमओ बिल्ड कर रहे हैं
तो जीएमओ में किस बात का रिस्क होता है आपको ये बताना है। हालांकि इन चीज़ों को प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लॉन्च किया जाता है मार्केट में, मगर स्टिल रिस्क अभी भी रहेगा। तो वो क्या है बताना है कि यार वो पर्टिकुलर जो प्लांट जो आप जीएमओ की मदद से बना रहे हैं या जो एनिमल आप बना रहे हैं वो टॉक्सिक हो सकता है, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं पैदा हो सकती हैं कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बन जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो यार सारे के सारे रिस्क जो है एनीवेज होते हैं किसमें, जीएमओस के अंदर या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। तो हम उन पर प्रॉपरली रिलायबल तो नहीं है, मगर हाँ कोशिश पूरी पूरी की जा रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। So in this chapter we have discussed about the the structure of mature insulin and the structure of immature insulin. तो स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले वाले सेशंस में भी सिखाया है कि ये होती है इसकी ए चेन, ये होती है बी चेन, सॉरी सी चेन, और फिर आएगी आपकी बी चेन। ठीक है, ये हो जाएगी बी चेन और ये हो जाएगी ए चेन और ये हो जाएगी सी चेन। और इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो सी चेन होती है वो कितनी होती है, 31 से लेके 33 अमाइनो एसिड की बनी होती है। बी चेन जो है ये आपकी 30 अमाइनो एसिड्स की बनी होगी और ए चेन जो है ये आपकी 21 अमाइनो एसिड की बनी होती है। और जो हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है, दैट मैच्योर इंसुलिन वो कितने अमाइनो एसिड का बना होता है, ये बना होता है 51 अमाइनो एसिड्स का। तो भाई इसमें से ये वाली चेन एक्स्ट्रा है तो इसको हटा दो, तो सिंपली क्या बन जाएगा हमारे पास, यू विल बी गेटिंग दिस एंड दिस। ठीक है, ये हो गई ए चेन और ये हो गई बी चेन एंड दैट्स व्हाट यू गॉट द मैच्योर इंसुलिन। तो आप जानते हैं कि मैच्योर इंसुलिन में क्या नहीं होती है, हमारी सी पेप्टाइड चेन नहीं पाई जाती है एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। सेवंथ, करेक्ट 2 माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग, और वो कौन से वाले 2 माइक्रोब्स से आपको बताना है, कौन से वाले 2 माइक्रोब से आपको ये बताना है। देखें, चलिए आंसर देखते हैं। तो एस्चर्चिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम, इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं, बिल्कुल बेशक करते हैं एज अ होस्ट। ठीक है, या फिर आप एक तरीके से वेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इनको, है तो इनको हम एज अ वेक्टर जो है या फिर एज अ लाइक ई कोलाई को हम एज अ होस्ट सेल जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात की जाए सेकंड के बारे में जो कि है विब्रियो कॉलेराई एंड द टेल बैक्टीरियोफेज, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, डिप्लोकोकस तो हमने पढ़ा ही नहीं है इस चैप्टर में। और कौन गॉल बैक्टीरियम या फिर आपका सीनोरेप्टाइटिस एलिजेंस। तो सीनोरेप्टाइटिस एलिजेंस जो है ये मैं इस चैप्टर में पढ़ाता हूँ आपको कि भाई जो आरएनए इंटरफेरेंस था ना, ये पहली बार टेक्निक जो है किसने देखी थी, किसने ऑब्जर्व करी थी, एंड्रयू नाम के साइंटिस्ट ने, एंड्रयू फायर और एक और साइंटिस्ट थे, आई थिंक उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार आरएनए इंटरफेरेंस जो है ऑब्जर्व किया था बाय यूजिंग विच नेमाटोड, एक नेमाटोड था जिसका नाम था सीनोरेप्टाइटिस एलिगन, सीनोरेप्टाइटिस एलिगन्स। तो इसको इस वाले नेमाटोड के ऊपर सबसे पहली बार आरएनए इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व किया गया था। बाकी हम हमारे सिलेबस में किसको पढ़ते हैं, हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं मेलोडीगाइनी इनकॉग्नेशिया नेमाटोड्स को। फाइन, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, एंड जो सेकंड साइंटिस्ट है उनका नाम है क्रेग मेलो, क्रेग मेलो। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हर्बिसाइड्स को बनाने का मेन कारण क्या होता है आपको ये बताना है। तो एलिमिनेशन ऑफ द वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को बिना इस्तेमाल किए हम वीड्स को हटा सकें, इस वजह से हम जीएमओ का इसका इस्तेमाल करते हैं। या एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स को, एनीवेज हम हर्बिसाइड्स को इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। फाइन, तो हो नहीं सकता हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है रिड्यूस द हर्बिसाइड्स एक्यूमुलेशन इन द फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। तो आप जानते हैं कि यार फर्टिलाइजर्स का, हर्बिसाइड्स का इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं फील्ड के अंदर, तो वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को डिकार्ड करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली जीएम क्रॉप्स को बनाने का मोटिव क्या है, हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि यार हम हर्बिसाइड्स को बिल्कुल ही यूज़ करना बंद कर दें। ठीक है, तो इनको रिड्यूस, इनका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है हमारे फूड आर्टिकल्स या फूड चेन के अंदर, उसको कम किया जा सके, इस वजह से हमने जीएम प्लांट्स को जो है इन्वेंट किया है। दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर।
फाइन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। कह रहा है द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है इंडिया में हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर व्हाट पर्पस। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है दैट इज योर बीटी ब्रिंजल, राइट। तो बीटी ब्रिंजल जो है ना, इसको सबसे पहली बार बनाया था इंडिया में। अगर आपसे पूछे कि बताओ इंडिया का सबसे पहला जेनेटिकल क्रॉप कौन सी थी, तो दिस इज द फर्स्ट जेनेटिक क्रॉप जिसको पहली बार बनाया गया था, है ना, डेवलप फर्स्ट टाइम। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहली कॉमर्शियलाइज्ड जेनेटिक क्रॉप कौन सी थी इंडिया की, तो वो थी हमारी बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को पहली बार कॉमर्शियलाइज किया गया था, बेचा गया था, ठीक है। तो बीटी कॉटन जो है इट वाज अ फर्स्ट कॉमर्शियलाइज क्रॉप और जेनेटिक क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। फाइन, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर। अच्छा, बात कर रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है इंडिया में किस पर्पज से बनाई गई थी, ताकि हम क्या कर सकें, इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज जो है बना सकें। आप जानते हैं कि जो बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, ये सब क्या है, इनको हम इंसेक्ट रेसिस्टेंस बना रहे हैं कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट जो है वो इन पे अटैक ना कर सके। फाइन। 10th कह रहा है जेनेटिकल इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ कहाँ पे आई है। फर्स्ट कह रहा है ट्रांसजेनिक काउ रोजी जो हमने बनाई है उसकी वजह से क्या होता है, हाई फैट मिल्क हमें मिलता है, विच इज़ रॉन्ग। हम जानते हैं उसमें हमें हाई प्रोटीन्स मिलते हैं। कौन से वाले, लेक्ट अल्फा, लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ना मिल्क के अंदर, जो हमें इस काउ से मिलता है उसकी मात्रा जो है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल मिल्क। कितनी, 2.4 लीटर पर डे, सॉरी 2.4 लीटर पर दिस मच अमाउंट, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर, इतने हमें ज़्यादा उसमें प्रोटीन मिलते हैं उसके मिल्क के अंदर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल, एज कंपेयर टू अ नॉर्मल काउ मिल्क। फाइन, सो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट करा है एनिमल्स लाइक बुल जो है उनको हम फार्म्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट करा है कि ट्रांसजेनिक माइस जो है ना उसको हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन हमने बनाई है तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम इन ट्रांसजेनिक माइसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर यूजिंग ऑन द ह्यूमंस, या दिस इज करेक्ट। सो फॉर दैट पर्पस हम GMOs को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ। सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाले जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो कौन सा वाला है जो हमने बनाया है, फिश है, माइस है, काऊ है या पिग है। तो आप जानते हैं कि माइस, चूहों पे बहुत अत्याचार होता है ना, कभी किसी की पूंछ काट दी। लेकिन रिमेंबर जो वाइसमैन साइंटिस्ट उन्होंने कितनी जनरेशंस माइस की पूंछ काटी थी, है ना। ऐसी MBI में हम पढ़ते हैं कि कुछ थे जिन्होंने माइस पे आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंसर्ट करवाया और देखा कि उनको निमोनिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सारे के सारा अत्याचार जो है उन चूहों पर ही होता है ना। तो चूहे जो है ना अपनी खुद की आर्मी बनाएंगे एक दिन और फिर हम ह्यूमंस पे वो केस करेंगे। कह रहा है कि इन RNA इंटरफेरेंस द जीन आर साइलेंट बाय यूजिंग व्हाट। तो RNA इंटरफेरेंस में हम जो जीन साइलेंसिंग कर रहे होते हैं वो किसकी मदद से करते हैं। तो आपको पता है कि जो सेंस RNA है वो तो नेमाटोड की बॉडी में बनता ही है, उसके साथ हम उस प्लांट के अंदर क्या डाल चुके हैं, पहले से एंटी सेंस RNA डाल चुके हैं। तो जैसे ही वो एंटी सेंस RNA सेंस RNA के साथ बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं या ऑप्शन नंबर ए। तो डबल स्टैंडर्ड RNA की फॉर्मेशन करने की वजह से कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा और इस तरीके से वो नेमाटोड जो है वो मर जाएगा, ठीक है, उसको टपका देंगे हम। तो डबल स्टैंडर्ड RNA की वजह से नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन इन नेमाटोड। फाइन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 13 क्वेश्चन पे। सेइंग दैट एंटीसेंस RNA इज RNA दैट मेक्स ऑपोजिट सेंस, RNA दैट इन्वेस्टिगेटर फाइंड कंफ्यूजिंग, या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, या RNA दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अ सर्टेन mRNA। तो यस, सही बात है। एंटीसेंस RNA क्या होता है कि किसी एक सेंस जो आप कहते हैं पर्टिकुलर mRNA जो हमारे पास है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस GATC, तो इसका जो ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा होगा दैट्स व्हाट गोइंग टू बी योर एंटीसेंस, लाइक CTAG। फाइन,
So that's going to be your complementary strand. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सही बात है, जो आरएनए इंटरफेरेंस मैंने आपको पीछे भी दिखाया है कि सभी यूकैरियोटिक सेल जो है ये उनका एक तरह का क्या है, हक है उनका, है ना। इट्स लाइक उनका ये क्या है, उनका ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि कभी भी यूकैरियोटिक सेल में अगर आपने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला तो उसके पास डाइसर प्रोटीन है, स्प्लाइसर प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को चीर फाड़, है ना, काट पूट देंगे फालतू में। तो इट्स लाइक ये एक यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, एक लेगेसी होती है। तो द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एज अ मेथड ऑफ देयर सेलुलर डिफेंस विच इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, है ना। इस वाली टेक्निक में क्या होता है, हम स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करते हैं, किसकी मदद से, सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बना के। तो इट्स लाइक हमने क्या किया कि अगर ये कोई एक नेमाटोड था तो इस नेमाटोड के अंदर जो डीएनए रहा होगा उस डीएनए से क्या बन रहा होगा, एमआरएनए बन रहा होगा। और ये एमआरएनए कैसा होता है, सेंस होता है ना। ये एमआरएनए कैसा होता है, सेंस होता है। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, हमने इसी वाले सेंस एमआरएनए के साथ जोड़ दिया, क्योंकि सेंस एमआरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। हमने इसके साथ जोड़ दिया हमारा वाला एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए, और ये क्या है, ये आपका सेंस हो गया। तो इससे क्या होगा, इस वजह से जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी वजह से कोई ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, और अगर कोई ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी तो कोई प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, और जब प्रोटीन ही नहीं बनेंगे तो हमारा नेमाटोड बेचारा जो है वो मर जाएगा। फाइन, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना के हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा आरएनए इंटरफेरेंस हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जीन थेरेपी कैन बी रेफर टू अ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ इनहेरिटेड डिसीज ऑफ इन अ न्यू बॉर्न बेबी, या फिर टेस्टिंग ऑफ अ डिसीज कॉज बाय जेनेटिकल डिफेक्ट, या केमिकल इंजीनियरिंग यूज आरएनए टेक्नोलॉजी, या फिर लास्ट वाला। तो देखा जाए तो यार काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, सोचिए क्या होना चाहिए, सोच लिया। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, बात कर रहा है जीन थेरेपी के बारे में। तो जीन थेरेपी क्या होती है, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक टेक्निक है। पहली बात तो ये यूज कहाँ पे होती है, इसको हम यूज करते हैं इन द पर्पस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि SCID आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज अ इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक नॉर्मल फंक्शनिंग जीन को रिप्लेस कर देंगे इनसाइड द पेशेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग a normal functioning gene into the cell या organism who is deficient। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म डेफिशिएंट है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या है कि इसको हम जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट। 16 देखो, कह रहा है द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द rDNA टेक्निक। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या था, एक आर्टिफिशियल इंसुलिन या फिर हीमोलिन को बनाने में। तो आपको पता है उस इशू को सॉल्व किसने किया था, कौन सी कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी एली लिली। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारे लिए इशू था वो ये था कि हम सी पेप्टाइड चेंज है उसको कैसे निकालें, या एक इंसुलिन की मैच्योर फॉर्म को हम कैसे बनाएं। क्योंकि आप अपनी बॉडी में से जीन निकाल तो सकते हो, लेकिन वो जीन जो है वो कैपेबल है किसके लिए, एक इमेच्योर इंसुलिन को बनाने के लिए। और फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो उस इमेच्योर इंसुलिन को मैच्योर में कन्वर्ट करते हैं, मगर आप उसे आर्टिफिशियली तो नहीं करवा सकते, राइट। तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा इशू था, वो हमने सॉल्व कर लिया था। फाइन, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिसमैच, इनमें से कौन सा मिसमैच है।
ट्राई इट बाय योरसेल्फ, करो भाई करो, क्या होना चाहिए। हाँ जी, देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ योर गोल्डन राइस, विटामिन ए। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट मैच। अच्छा, इसने मिसमैच पूछा है, ओके माय बैड। तो बीटी बैसिलस थ्रनजेनेसिस सही बात है, और गोल्डन राइस विटामिन ए ठीक बात है। फ्लेवर सेवर में नेमाटोड नहीं आना चाहिए, है ना, आप जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे 18, कह रहे हैं मॉडिफाइड जो जीएमओज होते हैं उनके पास इन चारों में से क्या होता है। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि एबायोटिक स्ट्रेस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, ड्रॉट या एब्सेंस ऑफ वाटर, इन सबको झेल सकते हैं। दूसरा, इनकी रिलायंस जो होती है वो कम होती है पेस्टिसाइड्स के ऊपर। तीसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट। और चौथा, इनहेंस द न्यूट्रिशनस वैल्यू ऑफ फूड, इनहेंस न्यूट्रिशनस वैल्यू ऑफ फूड। तो देखो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तो एनीवे सही है, और थर्ड देखा जाए, थर्ड कह रहा है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय द प्लांट्स। हाँ, ये बात भी सही है, राइट। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आपको ऑप्शन ठीक से रीड करने थे, बाकी तो इजी था सवाल, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं 19 क्वेश्चन पे। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट है। पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सक्सीडेडली जो हमारी फूड सप्लाई है उसको वो 3 गुना कर पाया था। इट वॉज सक्सेसफुल इन मल्टीप्लाइंग आवर फूड सप्लाई जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम पे, लेकिन स्टिल वो हमारी पॉपुलेशन में जितना भी खाना मिलना चाहिए उस डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पाया था ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के बाद भी। तभी तो क्या हुआ था, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करी, फिर हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वॉज द रीज़न ना। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो चॉइस ऑफ जीन होता है कि आप क्या कौन सा जीन लेने वाले हैं, कौन सा जीन इंसर्ट करने वाले हैं किसी के अंदर, वो क्रॉप्स की टाइप पे या टारगेट पेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। ये बात तो गलत है, डिपेंड करता है। भैया आप प्लांट में कैसा वाला जीन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, फॉरेन जीन जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो आप कैसे करने वाले हैं, आप चेक करेंगे ना कि भाई क्रॉप कौन सी है, कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो उस पर अटैक करते हैं, तो इन सबको देखोगे ना पहले, राइट। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। बाकी थर्ड भी सही है और फोर्थ तो एनीवेज गलत हो गया, राइट। 20 क्वेश्चन कह रहा है डैश मेथड वाज यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फेक्शंस ऑफ अ नेमाटोड लाइक मिलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया इन टबैको प्लांट एंड दिस कंट्रोल इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो कौन सा मेथड है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं नेमाटोड से बचाने के लिए। तो आप जानते हैं दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, और आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, आपको पीछे से कहा था, है ना। ये सवाल काफ़ी अच्छा है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार एक तरीके से हम क्या करें, बायो को ले लेते हैं ताकि मैथ से पीछा छूट जाए हमारा, लेकिन इस सवाल में देखो उसने नंबर के ऊपर ही पूरा सवाल बना दिया, है ना। तो सही बात है। तो 2.4 ग्राम पर लीटर जो है ना, इतना अमाउंट ऑफ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन नाम का प्रोटीन जो है वो मिल्क में होता है हमारी ट्रांसजेनिक काउ के अंदर, ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम हमने प्यार से क्या दिया है, रोजी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए 22nd देखो क्वेश्चन, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ। कह रहा है बैसिलस थ्रनजेनेसिस हैज बीन यूज्ड टू किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज। तो बीटी को आप कौन कौन से इंसेक्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स, आप जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं, लेपिडोप्टेरियंस, लेपिडोप्टेरंस। नेक्स्ट जो बीटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं कॉलेप्टेरियंस, कॉलेप्टेरंस। और जो आपके फ्लाइज मॉस्किटोज हैं ये क्या होते हैं, डिप्टेरियंस। और आप जानते हैं कि जो आपके पास बीटी होता है वो इन तीनों स्पीशीज ऑफ प्लांट को अटैक या मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हैं कि ये भी और ये भी, तो हम कह सकते हैं सारे ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल। तो आपके बीटी वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो वो क्राई वाला ऑप्शन कि क्राई फर्स्ट किसके लिए है, क्राई फर्स्ट AC, क्राई फर्स्ट AB, ये सब कुछ। और दूसरा ये LCD विच इज लेपिडोप्टेरियंस, कॉलेप्टेरियंस एंड डिप्टेरियंस। फाइन। 23rd क्वेश्चन देखो, कह रहा है एग्रोकेमिकल्स जो हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, GMO पे, या फिर इन सभी के ऊपर। तो सही बात है, आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स पे होंगे, पेस्टिसाइड्स पे होंगे, मगर GMO पे नहीं होंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एग्रोकेमिकल क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड मीन्स स्वामीनाथन जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, और उन्होंने हमें कहा था कि यार आप एक काम करो, फील्ड के अंदर एग्री फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करो ताकि आपकी फील्ड जो है वो, या जो आपकी ईल्ड है वो इंक्रीज हो चुके हैं। ईल्ड एंड वेराइटीज़ जो है
वो आप एनीवेज इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। 24 मैचिंग करो भाई, अपनी नहीं सवाल की मैचिंग करो। तो बीटी कॉटन जो है क्या होगा, एडीए क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस या फिर पीसीआर। तो आप जानते हैं कि एडीए जीन जो है उसको हम जीन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, है ना। सी डीएनए एडीए जीन का इस्तेमाल हम करते हैं वहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एडीए, एडेनोसिन डी अमाइनेज का। तो बी का भाई फर्स्ट होना चाहिए और बी का फर्स्ट देखो इसी में दिया हुआ है, तो ऐसे ही मैच हो गया, है ना, एलिमिनेशन मेथड से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 25 क्वेश्चन, सेइंग दैट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया वाज डेवलप फॉर, ये भी हम शायद कर चुके हैं। एंड फॉर द वर्ड पर्पस वी यूज इट, इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर इनहेंसिंग द मिनरल क्वांटिटी या फिर ड्रॉट रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 26 देखो, कह रहा है डैश ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन्स इनटू एक्टिव टॉक्सिन। तो जो बैसिलस थ्रंजाइनेसिस के अंदर जो प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है ना, है ना, उसको आप टॉक्सिन में कन्वर्ट करते हैं। वो कब टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है, जब वो बुलवॉर्म्स के अंदर गट के अंदर जाएगा और गट में क्या मिलेगा उसे, एल्कलाइन पीएच मिलेगा। दैट लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉक्सिन इनटू टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन प्रोटीन क्या करेगा, ये जो है ये कर देगा एपिथेलियल वॉल में परफोरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। फाइन। 27 क्वेश्चन, सेइंग दैट आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज फॉर व्हाट पर्पस। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसको हम क्यों यूज करते हैं, बायोटिक स्ट्रेस को झेलने के लिए, हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए, या फिर इनहेंसिंग द मिनरल न्यूट्रिशंस, या फिर इन्फेस्टेशन बाय नेमाटोड्स, नेमाटोड्स से बचाने के लिए हमारे प्लांट्स को। सही बात है, आरएनए इंटरफेरेंस हम किस लिए करते हैं, ताकि हम हमारे प्लांट को पेस्ट रेसिस्टेंस बना सकें। 28, करेक्ट चॉइस ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन्स डिपेंड्स अपॉन। तो बीटी टॉक्सिन जो है उसका वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ क्रॉप पे, टाइप ऑफ टारगेट पेस्ट पे, या टाइप ऑफ वेक्टर या वन एट सेकेंड। तो हम जानते हैं कि जो हम जीन जो है इंसर्ट करने वाले हैं किसी प्लांट के अंदर या जीएमओ के अंदर, वो डिपेंड करता है किस पे, वो किस तरह की क्रॉप है, या फिर एक तरीके से हमारा टारगेट पेस्ट क्या होने वाला है, टारगेट इंसेक्ट क्या होने वाला है। फाइन। और 29 क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस इज अ प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अ पेट्रोल लाइक फ्यूल। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, यस, गोल्डन राइस जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं बीटा कैरोटीन होगा, बीटा कैरोटीन। एंड क्या कोई मुझे बताएगा कि बीटा कैरोटीन जो है उसका सोर्स क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है, कमेंट में। ओके, एक तो मैंने आपको बता दिया डैफोडिल, डैफोडिल जो प्लांट है वो एक सोर्स होता है इस बीटा कैरोटीन का, वहां से आप इसके जीन को निकाल सकते हो। और दूसरा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम आप मुझे कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया भी है जो एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। बताओ उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसका नेम मुझे आपको कमेंट करना है ना। लेट्स सी कौन कौन पढ़ के आया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरेक्शन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। हमारी लिम्फोसाइट्स, इससे हमें क्या याद आता है, हमारे जीन थेरेपी, है ना, जीन थेरेपी, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हम एक तरीके से एडीए जीन को फिक्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी एनिमल्स में हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स में हम एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेशियम का इस्तेमाल करने वाले हैं। फाइन, सो दैट्स व्हाट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आपने ये सारे क्वेश्चंस ठीक से लगाए होंगे एंड यू एंजॉय दिस सेशन ऑल्सो। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ और अगर आपको हेल्प चाहिए फॉर योर नीड एग्जामिनेशन प्लीज लेट अस नो, वी आर ऑलवेज देयर। एंड आपको कोई चैप्टर अगर पढ़ना हो तो यार इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी सॉल्व हुई। इसके अलावा आपको चैप्टर्स के पूरे वन शॉट मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स भी हम इस टाइम पे बना रहे हैं, और ये क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है चैनल के ऊपर। फाइन, तो आप इन चीज़ों को एक्सेस करिए, शेयर कीजिए एंड विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते हैं, सेफ रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।